नमस्ते दोस्तों। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे खूबसूरत कविताओं में से एक को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जॉन कीट्स की टू ऑटम। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस कविता में ऐसा क्या खास है जिसने इसे इतना अमर बना दिया है। चलिए सीधे पहली दो लाइनों से ही शुरू करते हैं। कीट्स हमें फौरन एक बहुत ही शांत और भरपूर दुनिया में ले जाते हैं। वो पतझड़ को कोहरे और मीठे फलों से भरा मौसम कहते हैं और उसे पकते हुए सूरज का जिगरी दोस्त बताते हैं। देखिए, इन शब्दों से ही एक कितनी गर्म और सुकून भरी फीलिंग आती है। अब कविता की गहराइयों में जाने से पहले आइए पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉन कीट्स वो रोमांटिक एरा के एक बहुत बड़े कवि थे। एक ऐसा दौर जब पोएट्स प्रकृति, भावनाओं और कल्पना की खूबसूरती पर बहुत जोर देते थे। और कीट्स अपनी कमाल की इमेजरी यानी शब्दों से तस्वीर बनाने की कला के लिए जाने जाते थे। आप खुद देखेंगे कि इस कविता में वो कला कैसे चमकती है। कविता का पहला स्टैंजा पूरी तरह से अबंडेंस यानी प्रचुरता के बारे में है। ये जिंदगी और भरे पूरेपन का एक जश्न है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं कि कीट्स ये कमाल की फीलिंग पैदा कैसे करते हैं। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, कंस्पायरिंग। इसका मतलब है साजिश रचना। कीट्स कह रहे हैं कि ऑटम और सूरज मिलकर एक सीक्रेट प्लान बना रहे हैं। और वो प्लान क्या है? प्रकृति को फलों से लाद देना। फिर वो हमें एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। फलों से लदी बेलें, सेब के पेड़ों की टहनियां जो फलों के वजन से झुकी जा रही हैं। हर फल अंदर तक एकदम मीठा और पका हुआ है। चलिए इन खास इंग्लिश वर्ड्स को थोड़ा और समझते हैं। कंस्पायरिंग का मतलब है मिलकर योजना बनाना, जैसे ऑटम और सूरज के बीच कोई गुप्त समझौता हो। थैच ईव्स होती हैं फूस की छतों के किनारे, जिससे हमारे दिमाग में एक गांव की आरामदायक झोपड़ी की तस्वीर बनती है। मॉस्ट कॉटेज ट्रीज हमें बताते हैं कि ये पेड़ पुराने हैं जिन पर काई जमी हुई है, जो स्थिरता का एहसास देता है। और राइपनेस टू द कोर का मतलब सिर्फ पका हुआ होना नहीं है, बल्कि अंदर तक, उसके दिल तक पूरी तरह से मीठा और रसदार होना। और ये भरे पूरेपन का एहसास यही नहीं रुकता। कद्दू बड़े हो रहे हैं, हेज़लनट्स के अंदर मीठी गिरी भर रही है, और मधुमक्खियों के लिए और भी फूल खिल रहे हैं। प्रकृति इतनी उदार है, इतनी जेनरस है कि मधुमक्खियों को भी लगने लगता है कि ये गर्म दिन, ये गर्मी शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ से कविता एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। कीट्स एक लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब है किसी बेजान चीज को एक इंसान की तरह दिखाना। इस स्टांजा में कीट्स ऑटम को यानी पतझड़ के मौसम को एक जीता जागता इंसान बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि हम ऑटम से 4 अलग-अलग रूपों में मिलेंगे। कीट्स हमसे सीधे एक सवाल पूछते हैं, किसने तुम्हें अक्सर अपने भंडार के बीच नहीं देखा है? ये एक तरह का इनविटेशन है। वो हमें कह रहे हैं कि चलो मेरे साथ ऑटम को ढूंढो, जैसे वो कोई दोस्त हो जिसे हम कहीं भी देख सकते हैं। और ये है ऑटम की हमारी पहली तस्वीर। वो एक ग्रेनरी यानी अनाज के गोदाम के फर्श पर बड़ी लापरवाही से आराम से बैठा है, और विनोइंग विंड से उसके बाल धीरे धीरे उड़ रहे हैं। ये वही हवा है जिससे किसान अनाज से भूसी को अलग करते हैं। ये एक बहुत ही शांत और संतुष्टि वाला पल है। तो ये पहली इमेज हमें दिखाती है कि ऑटम अपना काम खत्म करने के बाद आराम कर रहा है। फसल कट चुकी है और अब शांति और सुकून का समय है, एक अच्छी तरह से किए गए काम का इनाम। दूसरी तस्वीर में ऑटम बिल्कुल अलग है। वो खेत में आधे कटे हुए हिस्से पर गहरी नींद में सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो पॉपीज यानी अफीम के फूलों की महक से नशे में है। उसे नींद आ रही है। उसकी दरांती, उसका हुक उसके पास ही पड़ा है, और अगली फसल काटना अभी बाकी है। ये थकान और शांति का एक खूबसूरत मिक्स है। ये इमेज कड़ी मेहनत के बीच एक ठहराव के पल को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। फसल काटने वाला आराम कर रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बिजी समय में भी आराम के लिए, रुकने के लिए समय होता है। अब तीसरी तस्वीर में ऑटम एक ग्लीनर की तरह है। ग्लीनर वो इंसान होता है जो फसल कटने के बाद खेत में बचे कुचे अनाज को इकट्ठा करता है। ये हमें ऑटम का एक और साइड दिखाता है। वो धैर्यवान है, सावधान है और कुछ भी बर्बाद नहीं होने देता। ये छवि ऑटम के धैर्य और दृढ़ संकल्प को दिखाती है। वो बहुत ध्यान से एक छोटी नदी को पार कर रहा है, अपने सिर पर अनाज का बोझ संभाले हुए, ताकि एक भी दाना न गिरे। ये इस मौसम की धीमी, स्थिर और केयरफुल नेचर को दिखाता है। और आखिरी तस्वीर में ऑटम एक साइडर प्रेस यानी सेब का रस निकालने वाली मशीन के पास बैठा है।
और वो घंटों तक बहुत पेशेंट होकर रस की आखिरी बूंदों को टपकते हुए देख रहा है। ये फिर से ऑटम के धैर्य को और हर चीज की आखिरी बूंद तक को एंजॉय करने की उसकी क्षमता को दिखाता। तो चलिए अब कविता के आखिरी स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कविता का मूड थोड़ा बदल जाता है। ये और ज्यादा गहरा और थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि अब दिन भी ढल रहा है और मौसम भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। कीट्स पूछते हैं वसंत के गीत कहाँ हैं? वसंत जो नई जिंदगी और नई शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन फिर वो खुद ही ऑटम से कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना एक अनोखा संगीत है। ये स्लाइड स्प्रिंग और ऑटम के संगीत के बीच उस इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन को दिखाती है। और ऑटम का संगीत शुरू होता है एक नज़ारे के साथ। सूरज डूब रहा है, जिसे कीट्स कहते हैं द सॉफ्ट डाइंग डे, धीरे धीरे मरता हुआ दिन। सोचिए कितना खूबसूरत फ्रेज है। ये दिन के अंत को एक बहुत ही कोमल, शांतिपूर्ण घटना की तरह दिखा रहा है, और डूबते सूरज की रोशनी कटे हुए खेतों पर एक गुलाबी रंग बिखेर रही। तो स्प्रिंग के चहचहाते पक्षियों की जगह ऑटम का ऑर्केस्ट्रा, उसका संगीत इन आवाज़ों से बना है। छोटे छोटे मच्छरों की उदास गुनगुनाहट, बड़े हो चुके मेमनों का मिमियाना, झींगुरों का गाना, रॉबिन पक्षी की हल्की सी सीटी और उन स्वॉलोज यानी अबाबील की चहचहाट जो अब जाने की तैयारी कर रही हैं। ये सारी आवाज़ें मिलकर एक उदास लेकिन बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाती हैं। ये अंत की खूबसूरती। तो इस सब का मतलब क्या है? इस कविता का असली मैसेज क्या है? क्यों 200 साल बाद भी लोग इसे इतना पसंद करते हैं? असल में ये कविता हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर स्टेज की सराहना करनी चाहिए। ये हमें सिखाती है कि सुंदरता सिर्फ नई शुरुआत यानी वसंत में ही नहीं, बल्कि अंत यानी पतझड़ में भी होती है। ये कविता समय के नेचुरल साइकिल को एक्सेप्ट करने और हर पल को पूरी तरह से जीने के बारे में। कीट्स ने ऑटम का अनोखा संगीत ढूंढ निकाला। तो ये कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आपके फेवरेट सीजन का म्यूजिक क्या है? कौन सी खास आवाज़ें और कौन से नज़ारे हैं जो आपके लिए उस मौसम को डिफाइन करते हैं? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।